ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज है जनाब संडे, और संडे है जनाब किताबों के नाम, यानी कि बुक संडे, बुक ऑफ द वीक का टाइम संडे मेरी तरफ से है। और आज जो मैं किताब आपके लिए लाया हूँ वो पिछले कुछ अरसे में से जो सबसे अहम किताबें मैंने पढ़ी हैं वो उनमें से एक है। उसके साथ साथ कुछ अरसे में जो सबसे तकलीफ दे किताबें पढ़ी हैं वो उनमें से भी एक है, जिसको पढ़ते हुए मैं काफ़ी पेन से गुजरा हूँ। और उसके अलावा पिछले कुछ अरसे में जो सबसे अहम किताबें मैंने पढ़ी हैं मेरी नज़र में, ये उनमें से भी एक है। तो ये किताब है, आपको नज़र आ रही होगी, इसका नाम है बीइंग मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम होना है, यानी हमें मौत आनी है। आप पहले ज़रा तारुफ करवा दें राइटर का। तो राइटर हैं जनाब अतुल गवांडे। अतुल जो हैं वो अमेरिकन हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, डॉक्टर हैं, बहुत ही मशहूर आदमी हैं। मैं इनके बारे में इत्तेफाक से नहीं जानता था, बहुत से लोगों को खैर बंदा नहीं जानता। मैंने तारीफ़ बहुत ज़्यादा पढ़ी मैल्कम ग्लैडवेल की तरफ से। मैल्कम ग्लैडवेल ज़ाहिर है मशहूर राइटर हैं, मगर मैंने ये सोचा कि मैल्कम ग्लैडवेल भी चूँकि न्यूयॉर्कर में लिखते हैं, ये भी न्यूयॉर्कर के स्टाफ राइटर हैं। न्यूयॉर्कर अमेरिका का एक बहुत ही मौकर मैगज़ीन है जिसमें बड़े हाई लेवल की जो इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी राइटिंग्स जो हैं वो छपती हैं। मैंने कहा इकट्ठे काम करते हैं तो दूसरे की तारीफ़ें ही करते होंगे, तो मैंने कुछ ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने किताब एक हैबिट्स पे पढ़ी। तो हैबिट्स पे जो किताब मैंने पढ़ी तो उसके पहले सफ़े पे ही लिखा हुआ था कि जी उस राइटर ने, ये टाइनी हैबिट्स उसका नाम था गालिबन, तो उसमें राइटर ने लिखा हुआ था कि जी मैंने इसमें बड़ी मुझे मतलब इंस्पायर हुआ हूँ अतुल गवांडे की ये किताब चेकलिस्ट मैनिफेस्टो से। तो वो मैंने जब सर्च किया तो उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग थी, तो मैंने वो किताब मंगवा ली, चेकलिस्ट मैनिफेस्टो। उसको भी मैं पढ़ ही रहा था तो मैंने कहा राइटर और क्या लिखता है। तो मैंने जब पता किया तो ही हैज़ एन इम्प्रेसिव करियर। मतलब इस तरह कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर बनने से पहले ये रोड स्कॉलर थे। इन्होंने पॉलिटिक्स और फ़िलासफ़ी और इकोनॉमिक्स पढ़ा। उससे पहले बीए किया स्टैनफोर्ड से, और फिर जब करने के बाद ये डॉक्टर बने, हार्वर्ड से सर्जन बने। सर्जन बनने के बाद इन्होंने लिखना शुरू किया, और इनके कुछ मज़ामीन जो हैं वो इतने ज़्यादा मकबूल हुए कि अमेरिकी सदर ओबामा ने एक मज़मून इनका न्यूयॉर्कर में छपा, जिसमें इन्होंने 2 टाउन्स का मवाजना किया है कि एक में हेल्थ केयर बेहतर की है और एक में नहीं है। और वो इतना अच्छा मज़मून था कि चार्ली मंगर जो वॉरेन बफे के पार्टनर हैं, उन्होंने इनको $20,000 का समझे इनाम भेजा, जिन्होंने वापस कर दिया। उन्होंने समझा कम भेजा है, उन्होंने $40,000 का भेजा। इन्होंने कहा जी मुझे इनाम नहीं चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा जी सिर्फ एक है कंट्रीब्यूशन, तो वो फिर इन्होंने चैरिटी कर दिया। और उसके अलावा मैकार्थर फाउंडेशन एक फेलोज़ अनाउंस करती है जिनको जीनियस फेलोज़ कहते हैं, तो उनको काफ़ी सारे पैसे गालिबन $1 मिलियन वो दे देते हैं और वो कहते हैं आप जो मर्ज़ी करें। तो दैट बिकम्स लाइक हाईली रिकमेंडेड। मैंने ये किताब फिर मंगवाई। और ये किताब है किस बारे में, आपने शायद टाइटल अभी तक देखा होगा। तो मैंने टाइटल इसका चूज़ किया है कि ये बुढ़ापा, बीमारी और मौत के बारे में। ये तरतीब भी मैंने सोच के रखी है। तरतीब इस तरह सोच के रखी है कि बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मौत। बीमारी किसी भी वक्त आ सकती है, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, यंग को भी, बच्चों को भी। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी जो वफ़ात है वो बुढ़ापे में होती है, और उस वक्त बीमारी लाजमन होती है। बीमारी और अमूमन जो वेल बीइंग है उसका भी एक बड़ा ताल्लुक़ है। वो क्या है, जहाँ तक बात है मौत की, तो मौत के बारे में कुछ बातें हैं जिनमें से सबसे पहली तो ये है कि मौत बरहक है, ये सबको आनी है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये है कि हम मौत के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं ना, तो वो बड़ी जनरल सी करते हैं। हम कभी स्पेसिफिक्स में बात नहीं करते, अपने बारे में या अपने किसी अजीज़ के बारे में या किसी करीबी हमारे पेरेंट्स के बारे में हम नहीं करते। हम इसको बुरा शगुन समझते हैं। और मौत के बारे में जो तीसरी बात ये है कि हम ये समझते हैं कि मौत की हमारी ख्वाहिश है कि हम इसकी तकलीफ़ को कम कर लें। अब अतुल गवांडे जो हैं वो यही आर्ग्यू करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस चक्कर में हमने जो मौत का अमल है ना उसको तकलीफ़ दे बना दिया है। अब वो कैसे? वो ऐसे है कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लाइफ की स्टेजेस क्या हैं। तो बाकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन बुढ़ापे ने आना ही आना है। तो इसको कहते हैं हम एजिंग। एजिंग के कई निशानियां होती हैं। आजकल जो हमारे ज़माने में जहाँ पे ज़्यादातर लोग नौकरी करते हैं, तो एजिंग का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो है रिटायरमेंट। तो हमारे यहाँ सरकार में 60 है, अमेरिका में 65 है, कुछ मुल्कों में शायद इससे भी ज़्यादा है, लेकिन 65-70 साल में आप रिटायरमेंट का लफ्ज़ सुनना शुरू कर देते हैं।
अब जो रिटायरमेंट होती है उसके मतलब ये है कि ज़िंदगी की जो अहम सरगर्मियां हैं उनसे अब दूर जा रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा अमल शुरू होता है बुढ़ापे के साथ साथ, वो है बीमारी का। अब बीमारी किसी को भी आ सकती है, मगर जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं वो उनमें कुछ ख़ास खूबियां होती हैं। उनमें सबसे बड़ी तो ये बात होती है कि वो ज़्यादातर मुकम्मल ठीक नहीं होती, यानी मुकम्मल ख़त्म नहीं होती, वो बस मैनेज होती हैं। उनमें दूसरी बात ये होती है कि उनमें से अक्सर लाइफ थ्रेटनिंग होती है। और उनमें से तीसरी बात ये होती है कि हर गुजरते वक्त के साथ उनकी शिद्दत में इजाफा और बंदे की कैपेसिटी में कमी होनी शुरू हो जाती है। अब ये बीमारियां कौन कौन सी हैं? इनमें से एक कैटेगरी तो वो हैं जो कि एज की साथ डेवलप हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट है। कुछ हैं जो हमलावर होती हैं मगर उसमें बहुत ही ज़्यादा सख्त होती हैं अगर लेट एज में हो, जिनमें सबसे अहम कैंसर है। उसके अलावा भी काफ़ी पेचीदा बीमारी हैं। तो बुढ़ापे का ताल्लुक कमज़ोरी के साथ है और कमज़ोरी की बुनियादी वजह बीमारी है। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ शुरू होती है ट्रीटमेंट। तो अब इन बीमारियों की क्या ट्रीटमेंट की जाए, वो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। उसमें फिर दवाइयाँ आ जाती हैं, फिर रेस्ट आ जाते हैं, फिर एक्सरसाइज आ जाती हैं, फिर लाइफस्टाइल में चेंज आ जाती हैं। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ आती है वो ये होती है कि बंदे की मोबिलिटी चली जाती है, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात उसने देखी, उसने कहा कि जो बूढ़े आदमियों के स्पेशलिस्ट हैं वो भी एक प्रॉपर एक फील्ड है जो कि एक्चुअली कम हो रही है। तो वो जो बूढ़ों के स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनके पास कोई बूढ़ा आए तो अगर उसको कोई फॉर एग्जांपल इवन कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी भी हो, कोई हार्ट की भी हो, तो वो सबसे पहले उसके पैर देखते हैं और उसके बाद उसकी हिप्स देखते हैं और वो ये देखते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है ना वो गिरने से है। तो उस उम्र में आपके लिए ये शायद ख़तरा इतना बड़ा नहीं होता है कि किसी को फॉर एग्जांपल इवन हद तक कैंसर भी है, आप इमीडिएट ख़तरा होता है कि ये गिर जाएंगे, तो मोबिलिटी अफेक्ट होती है। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 आप ज़िंदगी से दूर और एंड के करीब जाना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो एंड होता है उसमें क्या होता है, उसमें फिर एक आखिरी एफर्ट होती हैं, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी सर्जरीज होती हैं और उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर जब एंड करीब आता है तो वो क्या होता है, इसमें भी बड़ी दिलचस्प फाइंडिंग ये है कि पिछली सदी में ज़्यादातर लोगों की जो वफ़ात होती थी वो घरों पे होती थी और उसमें बाकायदा एक कल्चर था कि जब आखिरी वक्त करीब था तो लोगों के अंदर लोग अपनी पुरानी बातें याद करते थे, उनके घर वाले। अब ज़्यादातर जो बात हैं वो हस्पताल में होती हैं। वो मशहूर है हमारे यहाँ, म्यो हॉस्पिटल में जो जाता है उसकी डेथ होती है, तो इसी के लोग जाते ही वो हैं जो करीबुल मर्ग। अब जो हॉस्पिटल की डेथ है उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस। अब अगर हम इनको ओवरऑल देखें तो होता क्या है, होता यह है कि 3 तरह के इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर पेशेंट खुद है, दूसरा स्टेक होल्डर जो है वो पेशेंट के जो अटेंडेंट्स है, फैमिली है वो है, तीसरा जो है वो डॉक्टर्स हैं। अब वो सारे इसको किस तरह देख रहे होते हैं? सबसे पहले जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ या बूढ़े आदमी हैं, वो इसको देख रहे हैं इस तरह से कि उनकी लाइफ चली गई है, लाइफ का कंट्रोल चला गया है, उनका इंडिपेंडेंस चला गया है, उसके साथ साथ उनकी जो है ना विल पावर कम होती महसूस हो रही है, तो वो अपनी लाइफ को वापस लेना चाहते हैं। अच्छा, जो अटेंडेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जहन में ये होता है कि ये हम अच्छे मतलब बच्चे या बेटे या बेटी साबित हों, ज़्यादातर वो फैमिली होती है या भाई हो, और हम कोई काम इसमें कमी ना करें तो वो मैक्सिमम इलाज करवाते हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका बड़ा रवैया दिलचस्प है। तो ज़्यादातर डॉक्टर वो हैं जो कि इसको एज ए मेडिकल प्रॉब्लम लेते हैं और वो कहते हैं जी मज़ीद इलाज करी जाओ, बगैर इसके सोचे कि इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। अच्छा, डॉक्टरों के बारे में अतुल की बड़ी राय है जो मेरे लिए बड़ा इंकशाफ हुआ है। मैंने डॉक्टरों को, जब मैं सोचता हूँ अपने कई अजीज़ जिनको इस कैफियत से गुजर रहे थे, तो मैं देखता हूँ कि वाकई डॉक्टर ऐसे ही हैं। तो वो कहते हैं डॉक्टर 3 किस्म के हैं। एक वो डॉक्टर हैं जो नो इट ऑल हैं, वो मरीज़ को कहते हैं आप चुप कर जाएं, हमें पता है और हमने फैसला करना है, हमने टेस्ट कराने हैं। ये ज़रा ओल्ड स्कूल डॉक्टर्स थे, वो नो इट ऑल थे, दे नो द बेस्ट, और वो आपका इलाज शुरू कर देते हैं आपसे अक्सर बगैर पूछे। दूसरे अब एक मॉडर्न डॉक्टर्स आए हैं जिनको इंफॉर्मेशनल डॉक्टर कहते हैं। उससे कोई मामला बेहतर नहीं हुआ। वो डॉक्टर क्या करते हैं, वो डॉक्टर ये करते हैं कि आपके सामने ऑप्शंस रख देते हैं और वो कहते हैं हम आपको सब बता रहे हैं कि आपकी ये बीमारी है, इसका इलाज इतने % में होता है, इसका इलाज इतने % में नहीं होता, और हम आपके सामने ये एक गोली है, ये दूसरी गोली है, इसके ये फ़ायदे ये नुकसान है, इसके ये फ़ायदे ये नुकसान है, आप फैसला कर लें। और मरीज़ मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि मैं फ़ैसला क्या करूँ। तीसरे जो बेहतर डॉक्टर्स हैं वो हैं जो इंटरप्रेटिव हैं।
वो मरीज से पहले पूछते हैं कि आपके ख्याल में आपकी बीमारी क्या है, फिर वो उसको बताते हैं रियलिस्टिकली, मगर इस तरह कि वो मरीज की साइड पे है। फिर उसके बाद वो आपको बताते हैं कि आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनकी नेचर क्या है, मेडिकल ऑप्शंस की, लाइफ ऑप्शंस की, बाकी ऑप्शंस की। और यहाँ पे इस किताब का बुनियादी सबक ये है कि जो बुढ़ापा है और बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारियां हैं ना, वो मेडिकल प्रॉब्लम सिर्फ नहीं है, वो सोशल प्रॉब्लम भी है, वो इमोशनल प्रॉब्लम भी है, और वो एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम भी है। और अगर हमने बूढ़ों को या हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज़िंदगी आसान बनानी है तो हमने इस ट्रांजिशन को आसान बनाना। मैं इसमें वाकई सोचता हूँ, मेरी भी वालदा हैं, आपके भी वालदैन होंगे, तो सवाल ये पैदा होता है कि हम ये ट्रांजिशन उनके लिए कैसे आसान बनाएं। हम जो मर्जी कह लें, ज़िंदगी ने ख़त्म होना है, हमारी ज़िंदगी ने भी होना है, उनकी ज़िंदगी ने भी होना है। तो इसकी आसान बनाने का जो तरीका है वो ये है कि उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल उनके हाथों से ना जाए, चाहे मोबिलिटी भी ख़त्म हो जाए, चाहे वो इलाज भी हो रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो स्टेन करे। और उसमें ये है कि जो उनकी रूटीन है वो एज मच एज पॉसिबल उसी तरह रहे, और उसमें फिर बैलेंस करना पड़ता है। उसमें एक ट्रेड ऑफ है, एक तरफ उनकी डिपेंडेंस है जिसमें उनकी सारी लाइफ की जो विल पावर है वो चली गई है, और एक तरफ इंडिपेंडेंस है जो रिस्की है कि वो गिर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाए, और इसको मैनेज करना बेहतरीन हिकमत अमली से ज़रूरी है। और उसने एक मिसाल दी है एक हॉस्पिटल की जिसमें पेलिएटिव केयर कहते हैं वो लोग जिनका एंड करीब हो या जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो वहाँ पे मरीज़ बिल्कुल डाउन थे, सारे बुजुर्ग थे, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पे पेट्स इंट्रोड्यूस कराए, डॉग्स और कैट और पौधे इंट्रोड्यूस कराए, तो वो मरीज़ बेहतर हो गए, उनकी दवाइयाँ की इनटेक कम हो गई, और एक्चुअली उधर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई। तो इस चीज़ को इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। उसके साथ फिर एक कॉन्टिन्यूम है कि घर और एंड के बीच में क्या है। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्कों में या वेस्टर्न मुल्कों में तो अब इस कॉन्टिन्यूम में यानी इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वो घर अस्पताल जाते हैं, फिर आईसीयू जाते हैं, वहाँ से वो फिर अब असिस्टेड केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो असिस्टेड केयर फैसिलिटी में वो रहते अलहदा हैं, लेकिन एक ऐसी फैसिलिटी में जहाँ पे ऑब्जर्वेशन मौजूद होती है। फिर नर्सिंग होम्स है जिसके हम फिल्में वगैरह देखते हैं, जहाँ पे हर वक्त उन पर ऑब्जर्वेशन होती है। और फिर फाइनली हॉस्पिस हैं, हॉस्पिस हैं जहाँ पे उनको डॉक्टर्स और हर वक्त उनको जो है ना वो करते हैं लुक आफ्टर। फिर फाइनली एंड है जो इसका लेसन है जिससे मैं एग्री करता हूँ वैसे ज़ाती तौर पे, और वो ये है कि दुनिया के अक्सर मुल्कों में अब एक असिस्टेड डेथ की तरफ भी, वॉलंटरी डेथ की तरफ भी लोग जा रहे हैं, यूरोप में, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है। असल मसला ये नहीं है कि मरीज़ की डेथ को करीब कर दिया जाए जो कि एक वेस्टर्न तस्वर है। असल मसला ये है कि जितनी ज़िंदगी है उसको बेहतर किया जाए, जितनी भी है। और हमारा भी जो कि यकीन यही है कि वो एक डेफिनेट है, मगर ये नहीं कि उसको मतलब वहाँ पे ये फैसला किया जाए कि जनाब ये जब तो रहना ही नहीं है। वो एक बड़ा ट्रिकी और बड़ा ही अजीब सा फैसला है। उसकी बजाय वहाँ पे ये फैसला किया जाए कि मेडिकल इलाज किस किस्म का होगा, मेंटल इलाज किस किस्म का होगा। और आखिरी बात इसमें बड़ी दिलचस्प लिखी हुई है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है कि जो फाइनेंसेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। मरीज़ों की ज़िंदगी में जो उनकी जो टोटल ज़िंदगी का जो एक्सपेंडिचर है मेडिसिन पे, वो आखिरी साल में 90-80% हो जाता है। तो यहाँ तक कि लाख डॉलर लोगों का लग रहा है। तो हमारे भी यही देखते हैं, हम कहते हैं यार हम इनको हर मुमकिन इलाज करवाएं, हम इनको हर मुमकिन जो है काम कराएं। तो ऑपरेशन भी हो रहे हैं, इलाज भी हो रहे हैं, वो कीमोथेरेपीज़ भी हो रही हैं। इसके बावजूद कि डॉक्टरों को भी नज़र आ रहा होता है और मरीज़ों को भी नज़र आ रहा होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फाइनेंशियल भी एक मतलब बर्डन बढ़ा है और उसके साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो रही है। सो अहम चॉइस ये है कि किस नौइयत का इलाज उनको कराना है, और जो इलाज उनको चाहिए वो सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक अमेरिका का बड़ा मशहूर डॉक्टर कह रहा है, जो WHO के पैनल पे है पेशेंट की हेल्थ केयर के हवाले से। तो आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखिए, लेकिन ये देखिए कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस में है। हो सकता है आप उनके साथ भला चाहते हो और आप उनका बेहतरीन इलाज कराएं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे जा रही हो। बहुत ही बेहतरीन किताब है, बहुत ही ज़रूरी किताब है, हमारे जो आजकल के हालात हैं उस हवाले से बड़ी ज़रूरी किताब है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िए, मेरा तो यही मशवरा है, और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।